तो आइए देखते हैं एक बार फिर से आपके जो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन मिलने हैं 4। तो इन 4 ऑप्शनों में चंद्रप्रभा, करतनिया घाट, कैमूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये 1957 में बना था और ये यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। और ये है कहाँ पर, तो ये है चंदौली में। ठीक है, जिला कौन सा है, चंदौली, यहाँ पे है। कहाँ पे, चंदौली में है। चंदौली में, चंदौली जो जिला है ये बनारस से अलग होकर बना है। ठीक है, ये बनारस से अलग होकर बना हुआ है। और ये जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा एक नदी है। चंद्रप्रभा एक नदी है जो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा एक नदी है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा एक नदी भी है। ठीक है, और उसी नदी के नाम पर ही हमने इस वन्य जीव अभयारण्य का भी नाम रखा है। ठीक है, बाकी कतरनिया घाट की बात करेंगे तो कतरनिया घाट ये कहाँ पे है, ये बहराइच में है। ठीक है, कहाँ पे है, बहराइच में है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, जो कैमूर की बात करेंगे तो ये भी क्या वन्य जीव अभयारण्य है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो आप देखेंगे तो कहाँ पर, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिल जाएगा या फिर उसी के आसपास ये इसका विस्तार है। ठीक है, कैमूर एक पहाड़ी भी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था, हस्तिनापुर, दुधवा, बिजनौर या चंद्रप्रभा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला पूछ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो दुधवा टाइगर रिजर्व। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये कब बना था, तो 1987 और 1988 के ड्यूरेशन में बनाया गया था। तो ये हमारा यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है और हमारे यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, ध्यान रखना कि यूपी में कुल कितने, तो 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कुल 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके अंदर देखिएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, अगर आ जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, या फिर टाइगर मैन किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। तो ये देखेंगे ये कहते हैं किसे, तो कैलाश श्रृंखला को कहते हैं, कैलाश श्रृंखला, जो कि कहाँ के हैं, ये राजस्थान के। ठीक है, इन्हें कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया या टाइगर मैन कहते हैं। ठीक है, टाइगर मैन कहते हैं। बाकी विश्व टाइगर दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई से। ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और कब से, तो हालांकि 2010 से। ठीक है ना, स्टार्ट कब हुआ, अगर स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट कब होता है, तो 2010 से। जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा था, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत ही हमने विश्व टाइगर दिवस मनाना शुरू किया, कब, 29 जुलाई से। ठीक है, बाकी आप देखेंगे बिजनौर में भी टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कब बना, 2012 में बना था। और ये जो जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
टाइगर रिजर्व का क्या है, बफर जोन है, ठीक है, बफर जोन है, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व ये वाला कहाँ पे है, तो ये तो है नैनीताल में है, उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसको भी आपको डाटा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व है, उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर जो कोई भी मानते हैं कि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसको हम किसके 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे एक ये जोन होगा, ठीक है, फिर दूसरा आपका ये होगा, और फिर चौथा आपका ये होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, ये बाहर का भाग होता है, और ये अंदर बीच का होगा, ठीक है, इसे कहते हैं बफर जोन। ये क्या आपका बफर जोन, ठीक है। इसे कहते हैं कोर क्षेत्र, कोर कहते हैं, और इसे बाह्य क्षेत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है, बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो जो कोर क्षेत्र होता है किसी भी टाइगर रिजर्व, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का जो कोर क्षेत्र होता है, वो जीव जंतुओं या वनस्पतियों के लिए बहुत संवेदनशील होता है, यानी कि यहाँ पे उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो कोर क्षेत्र वाले में किसी भी व्यक्ति को या अनुसंधान कार्यों के लिए यहाँ पे जाया नहीं दिया जाता है, वहाँ प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ पे नहीं जाया, क्योंकि उससे वनस्पतियाँ या फिर जीव जंतुओं को या फिर उस इंसान को ही खतरा हो सकता है यहाँ पर। तो जब भी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो हम लोग बफर जोन में घूमते हैं। कहाँ पे घूमते हैं, बफर जोन में घूमते हैं, क्योंकि बफर जोन में देखेंगे कि कोर से कम और बाह्य क्षेत्र से ज़्यादा वनस्पतियाँ और जीव जंतु यहीं पे घूमते रहते हैं, ठीक है, इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का जो बाह्य क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो गांव के जंगल के आसपास के जो गांव होते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो निवासी रहते हैं, वो वहाँ पे लकड़ियाँ बीन लेते हैं या चारागाह के लिए पशुचारण का कार्य वो कर लेते हैं बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, घड़ियाल, कछुआ, गैंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका घड़ियाल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा। देखिए अब जो ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो है, ये है कहाँ पर, वैसे तो देखा जाए तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसमें कितने राज्य शामिल हैं, इसमें 3 राज्य शामिल हैं, ये 3 राज्यों में है, ठीक है। वो 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर है आपका कौन, मध्य प्रदेश, और फिर कौन सा है तो राजस्थान, ठीक है, कौन सा आएगा, राजस्थान। लेकिन यूपी के कौन कौन सा वो जिला है जहाँ पे इसका विस्तार है, इसका फैलाव है, ठीक है। तो इसमें 3 जिले आते हैं, एक आएगा आपका इटावा, आगरा और औरैया, ठीक है, औरैया। तो ये 3 जिले यूपी में हैं जहाँ पे राष्ट्रीय चंबल जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। जबकि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है वो कब होगा, 1988 में। तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी के आसपास वाले ही क्षेत्र में, ठीक है, चंबल नदी के आसपास वाले ही क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। और घड़ियाल, तो घड़ियाल एक मगरमच्छ की क्या है, प्रजाति ही है, ठीक है, जो मीठे पानी में खासकर ये रहती है घड़ियाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, कछुओं के लिए संरक्षण केंद्र तो हमने बनारस में बना रखा है, जिसका नाम ही है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ पे मांसाहारी कछुओं का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, क्या कानपुर में है, इटावा में है, लखनऊ में या आगरा में। यानी कि जो हमारे राज्य में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए हमने एक ब्रीडिंग सेंटर यानी कि प्रजनन केंद्र बना रखा है,
वो कहाँ बना रखा है? तो बना रखा है भाई लखनऊ में। तो लखनऊ के जो कुकरैल वन क्षेत्र है, कुकरैल वन क्षेत्र में इसको हमने क्या कर रखा है? बना रखा है। ठीक है, कुकरैल वन क्षेत्र में बना रखा है, जो लगभग 1984 और 85 के आसपास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कब स्थापित किया है? तो 1984-85 में स्थापित किया प्रजनन केंद्र को। ठीक है, जैसे कि जंगली गधों, उदबिलाव, इन सब की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी कानपुर में एक वन्य जीव मतलब कानपुर में क्या है? प्राणी उद्यान है, जो जूलॉजिकल पार्क होता है वो है, जिसका नाम है एलन फॉरेस्ट या कानपुर प्राणी उद्यान आपको मिलेगा कानपुर में। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? ठीक है, पूछ रहा है कितने राज्य शामिल हैं, क्या 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं? तो अभी हमने पढ़ा किसमें कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और आपने पढ़ा वो कौन कौन से थे? तो जैसे हमने पढ़ा उसमें एक आपका राजस्थान है, फिर आपका एक हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और यूपी है। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं इसमें? हमने देखा भाई 3 कौन कौन से थे? तो यूपी, एमपी और राजस्थान। ठीक है, तो यही आपके 3 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपको देखो 4 ऑप्शन मिलने हैं, हस्तिनापुर, सोहागी बरवा, चंद्रप्रभा, किशनपुर। तो सही आंसर कौन सा है? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर ये मतलब सबसे बड़ा है वन्य जीव। इसका देखा जाए तो ये कितने क्षेत्रफल में देखा जाए तो इसका मतलब फैलाव है, कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 2100 के आसपास किलोमीटर वर्ग में क्या इसका फैलाव है। ठीक है, तो जो हस्तिनापुर आपका वन्य जीव अभयारण्य है ताकि कि ये कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, इसके अलावा मुजफ्फरनगर व हापुड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, हापुड़ वाला क्षेत्र। तो इन जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। किसका? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। तो इतने जिलों में विस्तार है, तो मतलब 5 जिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर विस्तार 5 जिलों में है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन पूछा है सवाल ये भी गया है कि हस्तिनापुर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, ये स्थापना कब इसका होता है? स्थापना होता है 1986 में। ठीक है, 1986 में। ठीक है, 1986 में जो है वो जंगली गधों के संरक्षण हेतु, ठीक है, हेतु ये पूछा गया। अभी आपका एक एग्जाम हुआ था अगस्त के महीने में यूपी SSSC का जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें ये सवाल आया था कि हस्तिनापुर वन्य जीव जो विहार है उसको किसके संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो पहले तो आंसर की उन्होंने शेर यानी बाघ को दिखाया, लेकिन बाद में आंसर की चेंज की तो उसमें जंगली गधों को ऑप्शन क्या किया? सही किया था। तो 1986 में हो रहा है। अब जो सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य है, जो सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य ये क्या है? महाराजगंज में। तो यूपी का जिला महाराजगंज में सोहागी बरवा क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। और सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य से अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी गुजरती है या किस नदी क्षेत्र में सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य आता है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कौन सा? गंडक। कौन सा हो जाएगा? गंडक, जिसे हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी। ठीक है, बाकी किशनपुर की बात करते हैं तो किशनपुर तो ये कहाँ है? ये आपको मिल जाएगा लखीमपुर। कहाँ मिल जाएगा? लखीमपुर खीरी में ये है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब स्थापना इसकी होती है? तो 1972 में होगी। कब होगी? 1972 में। बाकी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य तो कहाँ है? चंदौली में है, जो कि यूपी का ये पहला है, नहीं यूपी का
पहला है। और ये इसकी स्थापना देखा जाए तो 1900 लगभग, ये जो सुहागी बरवा है इसकी स्थापना 1900 आप कब होगा तो 1987 में, ठीक है। कब होगा 1987 में, 1987 में, ठीक है। तो इतना डाटा हमें ध्यान रखना है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य ये 5 जिलों में फैला है यूपी का और सबसे बड़ा है। क्या सबसे बड़ा है। चलिए अगला देखिएगा, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। हस्तिनापुर, महावीर, चंद्रप्रभा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाता है वो हो जाएगा कौन सा, दूसरा नंबर, यानी कि महावीर। कौन सा हो जाएगा, महावीर, ठीक है। अब इससे देखो आपसे सवाल इस तरीके से आपसे कुछ बन सकता है कि जो महावीर, अच्छा पूरा नाम इसका हो जाएगा, पूरा नाम इसका है महावीर स्वामी। पूरा नाम क्या है, महावीर स्वामी। वन्यजीव, तो ये है कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको ललितपुर में। कहाँ मिलेगा, ललितपुर में मिलेगा महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना अगर देखेंगे किस समय हो रही होगी, तो इसकी जो स्थापना हमने देखा है तो ये होगा 1977 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 1977 में हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक। तो अब इसके अलावा आपको ये देखना है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कब, अगर जो सवाल आएगा कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यूपी के ललितपुर में है, ठीक है। लेकिन अगर था भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पे है, तो वो गोवा में हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ऐसे आ जाए कि भगवान महावीर वन्यजीव, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगा, ये गोवा में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर भगवान लगा होगा तो गोवा, और केवल महावीर स्वामी लिखा होगा तो वो ललितपुर वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ललितपुर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समन पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका देखो सही आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है। तो ये कह रहा है कि पहला है, ठीक है, तो पहला है तो वो कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये है कहाँ पर, तो ये मिलेगा उन्नाव में, ठीक है। ये कहाँ पे है, उन्नाव में हो जाएगा, ठीक है, ये उन्नाव में हो जाएगा। तो अच्छा फिर सवाल ये भी आपसे बनेगा कि अब इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है, अब इसे हम लोग, इसका नया नाम हो चुका है, इसका नया नाम क्या चुका है, इसका नया नाम हो चुका है चंद्र शेखर आजाद पक्षी विहार, पक्षी विहार। ये क्या हो चुका है, इसका अब नया नाम हो चुका है, ठीक है, इसका अब नया नाम चुका है। और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये कब होगा, 1984 में। कब, 1984 में क्या होगा, स्थापित हो रहा है, ठीक है, 1984 में स्थापित हो रहा है। बाकी यहाँ देखेंगे सांडी पक्षी विहार, तो सांडी पक्षी विहार ये कहाँ पे है, हरदोई में। कहाँ पे है ये, हरदोई में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है, 1990 में हुई थी। अब देखो समन पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये है मैनपुरी में, ठीक है, ये कहाँ है, मैनपुरी में है, ठीक है। और इसकी भी स्थापना कब होगा, 1990 में, ठीक है। बाकी सूर सरोवर पक्षी विहार, जो सूर सरोवर पक्षी विहार है ये है कहाँ पे, ये है आगरा में। ये कहाँ पे है, आगरा में, और इसकी स्थापना 1991 में होता है, ठीक है, 1991 में हो रहा है। और आप जितना भी देखेंगे, जितने भी आपके पक्षी विहार है ना, जितने भी पक्षी विहार, उन अधिकतम पक्षी विहारों को क्या किया गया है, रामसर साइट घोषित किया जा चुका है, ठीक है। जैसे कि सांडी पक्षी विहार, ठीक है, समन पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, ये सारे क्या हैं आपके कहीं ना कहीं रामसर साइट हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रामसर साइटों की संख्या में दूसरा स्थान आता है, पहला तमिलनाडु का है और दूसरा
उत्तर प्रदेश का है। तो हमारे यूपी में कितने रामसर साइट हैं? हमारे यूपी में टोटल जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। तो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा? बलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बलिया। इससे सवाल ये पूछा जाता है ना भी कि जो सुरहा ताल पक्षी विहार है इसका एक अब नया नाम हो चुका है। उसका नया नाम हो चुका है क्या? वो हो गया जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये इसका क्या हो चुका है? नया नाम हो चुका है। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब ये पक्षी विहार के से ये क्या कर दिया गया है? ये बदल कर दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? परिवर्तित कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और जो ये सुरहा ताल पक्षी विहार है, यहां से प्रवासी पक्षी भी आते हैं प्रजनन के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रजनन हेतु आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके अतिरिक्त देखिएगा आपके कुछ अन्य ऑप्शनों में देखा जाए, देखिए प्रतापगढ़ में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में आपको मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पक्षी विहार यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, हरदोई में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी सांडी पक्षी विहार। यहाँ पे कौन है? सांडी पक्षी विहार। ठीक है, बाकी आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ तो अपने काले मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या है, कह सकते हो प्रसिद्ध है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संत बखीरा, ठीक है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीरनगर में, गोंडा में, उन्नाव में, फैजाबाद में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो इसका आपका सही आंसर है, आपका वो पहला ऑप्शन है संत कबीरनगर। ठीक है, कौन है? संत कबीरनगर में। ठीक है, संत कबीरनगर, ये ध्यान रखेंगे। बखीरा पक्षी विहार, तो ये बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हो रही है? तो 1990 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? 1990 में हो रहा है। ठीक है, गोंडा में देखा जाए तो यहाँ पे पार्वती अर्गा क्या है? पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा क्या है? पक्षी विहार है। तो देखिए यहाँ पे पार्वती और अर्गा की बात करें तो पार्वती और अर्गा ये दोनों क्या है? आपकी झीलें हैं। क्या है? झीलें हैं, क्योंकि झीलों के आसपास ही पक्षी विहार स्थापित किया जाता है ताकि पक्षियों के लिए वो एक अनुकूल वातावरण क्रिएट करे। ठीक है, तो ये पार्वती अर्गा ये क्या है? झील भी हैं, और इन्हीं झीलों के नाम पर पक्षी विहार की भी स्थापना की गई है। ठीक है, और बाकी उन्नाव में बात करें तो उन्नाव में तो हमने पढ़ा ही है कि यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज्य का पहला पक्षी विहार हो गया नवाबगंज वाला, जो 1984 में क्या हो रहा था? स्थापित हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, ये कह रहा कि विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। देखिए जो लाख बहोसी पक्षी विहार आपको मिलेगा ये कहाँ पे है? तो ये है कन्नौज में।
ये कहाँ पे है, तो ये मिलेगा कन्नौज में, ठीक है। तो लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये मिलेगा कहाँ पे, कन्नौज मिलेगा। और क्यों विस्तृत है, बड़ा है, तो फिर ये कितना बड़ा है, तो इसका जो है वो 80 किलोमीटर, ठीक है, जो वर्ग में क्या इसका विस्तार है, इतना में क्या इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए अन्य भी आपके क्या है, पक्षी विहार हैं, जिससे आपकी यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। वैसे इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना कब हुआ, तो ये हुआ था 1988 में। कब हो रहा है, 1988 में हो रहा। बाकी इनसे भी आप डाटा ध्यान रखिएगा। सांडी कहाँ पे है, तो ये हमने पढ़ा अभी, ये था हरदोई में। कहाँ है, हरदोई में है। समान पक्षी विहार कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा राय बरेली में। कहाँ मिलेगा, राय बरेली में मिलेगा। नवाबगंज वाला देखा जाए तो अभी आपने पढ़ा कि ये उन्नाव में था, ठीक है। ये कहाँ पे था, ये उन्नाव में। कहाँ पे है, उन्नाव में, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हैं, कई सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हैं जो अब तक आपके माइंड में ये चीज़ें आ चुकी होंगी कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसका। तो उसको हम लोग एक बार देख भी ले रहे हैं कि हाँ कि ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी। सरयू एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान या गंगा एक्शन प्लान। तो जो सही आंसर है वो तो है कौन सा, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य एक था कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना, जो कि लगभग 1985 में ये गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। लेकिन कछुआ पुनर्वास योजना कब शुरू हुआ, 1987 में हुआ, ठीक है। अब यहीं पे आप देखेंगे तो जो हमने पढ़ा है कि कछुआ वन्य जीव भाड़ की अगर बात करें, कछुआ वन्य जो अभ्यारण्य, और ये पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो इसको बताना है वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में। तो यानी कि वाराणसी में जो कछुओं के संरक्षण के लिए हमने क्या करा है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखा है। और ये जो कछुआ यहाँ पर है वो मांसाहारी यहाँ पे क्या है, कछुए हैं, ठीक है, मांसाहारी कछुए हैं। तो ये ध्यान रखें, गंगा एक्शन प्लान शुरू हो रहा है, क्यों, तो कछुओं को पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी इसके वजह से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैसे कछुआ देखेंगे तो कछुआ आपने पढ़ा कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो क्या ये उभयचर प्रणाली के अंतर्गत आता है। उभयचर, उभयचर का मतलब होता है, उभय मतलब दोनों, चर मतलब चलने वाला या रहने वाला, तो जल और थल दोनों में रहता है, इसलिए उभयचर प्रणाली है। जैसे सांप हो गए, ठीक है, मगरमच्छ हो गया। अगला देखिएगा, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन है, इनको आप पे क्या करना है, विचार करना है। पहला है कि संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों को पशु चराने एवं लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त है। अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना प्रतिबंधित है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा संरक्षित वन, जो संरक्षित वन है तो उन संरक्षित वनों में पशु चराने के, लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त है, ऐसा नहीं होता। जो वन हमारे संरक्षित होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की मानव की गतिविधि शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं किया जाता है, वो संरक्षित होता है, आरक्षित है, रिजर्व है, ठीक है। तो ये वाली बात तो अगर देखा जाए तो ये हालांकि क्या है आपका सही है। फिर लिख रहा है कि अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना प्रतिबंधित है, ठीक है, जबकि ये बात क्या है, गलत है। तो सही क्या है, केवल एक सही है। क्या सही है, केवल एक सही हो जाता है, ठीक है, केवल एक सही हो जाता है। तो आपने अगर देखा कि हम लोग वनों को खासकर तीन भागों में बांट के रखे हैं, एक संरक्षित, एक आरक्षित, ठीक है, और एक अब वर्गीकृत वाला, तीन भागों में बांटा हमने। चलिए अगला देखिएगा,
कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? देखो ये सवाल अभी हमने पढ़ा और ये आपके सामने आ गया, ठीक है। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? सोनभद्र में, मेरठ में, प्रयागराज में, बनारस में। तो सही आंसर इसका क्या है? बनारस। क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस 1989 में क्या होगा? स्थापित होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? बनारस में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, 1994 में, 1995 में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1992 में। क्यों शुरू किया गया था? ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। हाथियों का संरक्षण किया जा सके। चलिए अगला देखिएगा। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखो, क्या आपके जो नम पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ पर कितनी वर्षा हो तो इस प्रकार के वन आपके विकसित होते हैं, ठीक है ना, विकसित होते हैं। तो देखिएगा, क्या 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, या 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, या 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। तो ये लिखा है नम, लिखा है, ठीक है, नम यानी आर्द्र वाला। तो ये से सही क्या है कि यानी कि जिस एरियाज में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अगर तो ये नम है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? इस वाले में अगर ई रेंज होगा तो यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पर शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क आपका पर्णपाती वन विकसित होते हैं, ठीक है। क्या होंगे? शुष्क पर्णपाती वन विकसित होंगे, ठीक है। और इसको देखिएगा कि जो ये आपके नम पर्णपाती वन होते हैं, इनमें अगर हम लोग वृक्षों की बात करें कि इसमें कौन कौन से आपके वृक्ष शामिल हो जाते हैं। देखिए इसमें आपका सेम भी आ जाता है, सेम है, इसके अलावा बेर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आपका सेम है, आपका बेर आ जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गोलर आंवला भी आ जाता है इसमें। कौन सा? तो गोलर, और इसमें आंवला आदि। तो ये सारे जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो नम पर्णपाती वन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये शुष्क पर्णपाती वाले हो गया। बाकी ये रेंज अगर है 50 से 75, तो यहाँ पर जो आपकी जो झाड़ियाँ विकसित होती हैं ना, झाड़ियाँ, ये वनस्पति यहाँ विकसित हो, ठीक है। और आप देखेंगे 150 से 200 के सेंटीमीटर के बीच में जो आपके जो सदाबहार, जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं वो खासकर यहीं में अर्ध सदाबहार वन, और 200 से ऊपर देखेंगे तो सदाबहार वन वहाँ पे विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनों से होने वाले लाभों से निम्न में से कौन सा सही है? आर्थिक आय का साधन, रोजगार की प्राप्ति, भूमि कटाव पर रोक, या उपयुक्त सभी। तो हालांकि अगर देखा जाएगा तो वन अगर आप जिस एरिया में लगाते हैं तो वहाँ इन तीनों गतिविधियों का संचालन होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक सवाल आपसे ये बनेगा इस तरीके से कि आप देखेंगे जो पाम, जिसे हम लोग कहते हैं, एक पौधा होता है जिसे हम लोग पाम ऑयल बोलते हैं, पाम ऑयल। तो वो आपने देखा होगा कि वो पौधे से प्राप्त क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। जैसे कि एक रेजिन होता है, रेजिन भी पौधे से प्राप्त क्या है? एक पदार्थ होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जिला पंचायतों और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं, ठीक है। क्या? रक्षित वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन, या आरक्षित वन। तो देखिए, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? सामुदायिक वन, ठीक है। जैसे कि गाँव में देखा जाए तो जिला पंचायतों का उस पर नियंत्रण होता है, ठीक है, और शहरों में देखा जाए तो नगर निगमों का नियंत्रण होता है। तो ऐसे वनों पर नियंत्रण होगा, ठीक है। तो जिला पंचायत और नगर निगम किस प्रकार के वनों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं? तो वो सामुदायिक वन पे करते हैं, ठीक है ना। जो होते हैं आपके कौन से? सामुदायिक वन होते हैं, उन पे नियंत्रण स्थापित करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी योजना कब शुरू की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2016 में, या 2019 में, ठीक है, 2019 में। तो इसके लिए देखिएगा आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें आपका 2013, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 2013। सही आंसर क्या है? 2013। यहाँ लिखा है क्या? हरित पट्टी योजना। क्या है? हरित पट्टी योजना। यानी इसमें क्या करना था
कि जो आपके पेड़ हैं, जो पौधे हैं, इनको आपको जैसे रोड के किनारे, ठीक है ना, यहाँ पे लगाना आवश्यक समझा गया, ठीक है, ताकि आपका पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि सवाल आता है, एक शब्द आएगा आपका, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, ठीक है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है? क्या ध्वनि प्रदूषण से है, क्या वायु प्रदूषण से है, क्या भूमि प्रदूषण से है? ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो ग्रीन मफलर जो है ना, वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। अगर आता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण को क्या करना, इसको कम करना, ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ग्रीन मफलर में क्या होता है? ग्रीन मफलर में हम लोग ये करते हैं, जैसे मान लो ये कोई हाईवे हो गया, ठीक है, ये कोई हाईवे हो गया, तो इसके किनारे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ वृक्ष लगा देते हैं, ठीक है। इधर क्या लगा देंगे हम लोग, इसके किनारे किनारे वृक्ष लगा देते हैं। तो ये जो वृक्ष हमने लगा दिया है, तो इससे क्या होगा कि जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि आवाज़ को, यानी कि ध्वनि को अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो वो ध्वनि जब अवशोषित होती है, तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं, जिसमें अशोक के पेड़ या फिर जो बड़े पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं, वो खासकर ग्रीन मफलर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय वन नीति कब घोषित की गई? 1991 में, 1993 में, 1988 में या 2001 में? तो इसके लिए सही आंसर क्या है? इसके लिए सही आंसर है 1988 में, ठीक है। जो फर्स्ट वाली आई थी, फर्स्ट जो वन नीति आई थी, वन नीति, तो ये कब आई थी? ये आई थी 1952 में, ठीक है। कब आई? 1952 में। बाद में इसी को क्या किया गया, इसी के बाद में संशोधन किया गया, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, तो फिर वो कौन सी नीति बन गई? 1988 की नीति बन गई, 1988 की नीति बन गई। तो आपने देखा था कि इसमें क्या था, इसमें क्या बताया था कि इसमें कितना, तो 33% है, 33% या 1/3 भाग पर क्या होने चाहिए? वन होना चाहिए। अगर जो वहाँ के पर्यावरण का संतुलन करना है या संतुलित अवस्था बनाए रखना है, तो उस क्षेत्र का कितना % एरिया पे वन होना चाहिए? तो 33% एरिया पे वन होने चाहिए। ये वन नीति 1952 में बताया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रानीपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट में है क्या, ललितपुर में है, पीलीभीत में है, या इनमें से आपका कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आपसे पूछेगा रानीपुर वन्य जीव विहार। हालांकि रानीपुर वन्य जीव विहार अब एक टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है चित्रकूट। क्या है? तो चित्रकूट में एक जिला है, सॉरी, चित्रकूट में एक क्या है, गाँव है रानीपुर। तो उस गाँव में ही ये वन्य जीव विहार को विकसित किया गया है, ठीक है। तो चित्रकूट ध्यान रखिएगा। तो जो आपका रानीपुर वन्य जीव विहार है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये क्या है? एक भाई टाइगर रिजर्व भी है। तो ये टाइगर रिजर्व आप देखेंगे, जो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, इनमें जो बाघों की जो संख्या है वो ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। और ये टाइगर आते कहाँ से हैं? तो एमपी में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ से कुछ क्या है आपके जो बाघ हैं वो हमारे यूपी के रानीपुर टाइगर रिजर्व में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखें इसका, क्योंकि चित्रकूट जो जिला है वो एमपी से लगा हुआ है, ठीक है, एमपी से वो लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो हमने पढ़ रखा है कि ये मंदाकिनी या फिर इसे हम लोग पयस्विनी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पयस्विनी नदी के तट पर स्थित है। बाकी चित्रकूट में ही आप देखेंगे तो राम जगत भद्राचार्य, ठीक है,
जगत गुरु रामभद्राचार्य यहाँ पे क्या है, दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय था और यहाँ पे 100% सीटें जो हैं वो दिव्यांगों के लिए क्या है, आरक्षित हैं। अब देखेंगे जो लखनऊ में जो शकुंतला मिश्रा जो पुनर्वास विश्वविद्यालय है, उसमें भी 50% सीटें सामान्य हैं और 50% सीटें जो वो दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो चित्रकूट में। नाम क्या था, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा, ये ललितपुर में भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पे कौन सा था, तो महावीर स्वामी, ये तो पढ़ा था ना। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, ललितपुर में, जो 1977 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ। ठीक है। बाकी पीलीभीत में तो आपने देखा कि यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कब स्थापित हो रहा है, 2014 में स्थापित हुआ। बांसुरी नगरी, फिर गोमती नदी यहीं से निकलती है, पीलीभीत से ही निकलती, तो ये सारी बातें कहाँ से हो जाती हैं, पीलीभीत से हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, इसके लिए सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। देखो अब यहाँ पे ना आपको मतलब कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन आपके सामने हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि देखिए हमारे यूपी में एक जिला भी है, हमारे यूपी में क्या है, हमारे यूपी में एक जिला भी है अम्बेडकर नगर। क्या है, अम्बेडकर नगर। और उस अम्बेडकर नगर में आपने देखा उस अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय लगता है वो अकबरपुर लगता है। कौन सा लगता है, अकबरपुर लगता है। तो अब सवाल मान दे दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में है, उसमें जिले उस ऑप्शन में अंबेडकर नगर भी दे दे तो बच्चा अगर पढ़ा नहीं है तो वो अंबेडकर नगर ही लगाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे, प्रतापगढ़ जिले में हो जाता है। जैसे ये पटना पक्षी विहार है, तो ये यूपी का दूसरा सबसे छोटा पक्षी विहार है। अब ये है एटा में, अगर ऑप्शन में पटना दिया जाए तो बच्चा पढ़ना भी लगा सकता है। तो इसलिए पढ़ना आपके लिए क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ों को एक बार सरसरी नज़रों से देख लिया जाए। ठीक है, तो आपके लिए वो सवाल सही होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब देखो जो ये प्रतापगढ़ जिला जो है, इसके बारे में आप थोड़ी सी बात और ध्यान रखना। इसे हम लोग कहते हैं आंवला नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आंवला नगरी कहते हैं, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक आंवला की जो खेती या आंवला का उत्पादन करने वाला आपका जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। ठीक है, कौन सा भाई, प्रतापगढ़ है। और आपने पढ़ भी रखा होगा कि प्रतापगढ़ जिले से ही या यहीं पर जो हरिवंश राय बच्चन है, इनका जन्म यही हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का क्या है, जन्म। ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, प्रतापगढ़ जिले में हो रहा है। जबकि हरिवंश राय बच्चन की जो कर्म भूमि रही है, जहाँ पे इन्होंने अपना समय बिताया है या जहाँ से अपना इन्होंने कार्य किया है, लेखन कार्य किया है, वो इलाहाबाद से किया है। जबकि जन्म इनका कहाँ होता है, प्रतापगढ़ जिले में ही होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में होता है। बाकी देखेंगे यहाँ पे जो पटना पक्षी विहार है, पटना पक्षी का विहार कहाँ है, तो यूपी का एक जिला है, कौन सा, एटा। ठीक है, एटा जिला यूपी में, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र में। बाकी ओखला पक्षी विहार देखा जाए तो ओखला पक्षी विहार ये यूपी के 2 जिलों में है। एक कौन सा है, एक है कौन सा, तो गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद। दूसरा कौन सा है, गाजियाबाद। ठीक है, तो ये 2 जगह पे हैं। ठीक है, ओखला पक्षी विहार। ठीक है, बाकी सांडी वाला तो ये कहाँ पे है, हरदोई में। कहाँ पे है, हरदोई में। ठीक है, लेकिन अब एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, अगर ये सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार और नवीनतम व नवीनतम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सेखा पक्षी विहार। ठीक है, तो उस दिन पढ़ा था सेखा झील कहाँ पे है,
तो शेखा पक्षी विहार, ठीक है, ये कहाँ पे है? यूपी का जिला कौन सा है? अलीगढ़, ठीक है, यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ पे की गई है? वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई है? क्या कानपुर में, क्या लखनऊ में, क्या सोनभद्र में, क्या लखीमपुर खीरी में? क्या लखीमपुर खीरी में? अब देखो ये राज्य की बात कर रहा है, यानी कि राज्य में वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो उसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? वो तो हो जाएगा कौन सा? कानपुर हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय वन संस्थान की अगर बता जाए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो वो देहरादून में है, ठीक है, वो कहाँ पे? देहरादून है, जहाँ पे IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस होते हैं वो उनकी जो ट्रेनिंग चलती है वो यहीं चलती है। तो ये यूपी में कहाँ है? यानी वन से संबंधित जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो कानपुर हो जाएगा, ठीक है, कानपुर हो जाता है, ठीक है। और देखा जाए कि अगर यूपी में जो वन प्रबंधन संस्थान है, यानी राज्य में जो वन प्रबंधन संस्थान है वो लखनऊ में है, जबकि राष्ट्रीय में यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान वो भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, बाकी आपने देखा कि सोनभद्र में क्या है? सर्वाधिक वन है, ठीक है। और जब सर्वाधिक वन होगा तो वनों में तो जनजातियां रहती हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पे जनजातियां भी आपको मिलेंगी। और फिर उसके बाद में अगर देखा जाएगा तो सबसे अधिक वन ज़्यादा है तो वहाँ पे वेटलैंड भूमि भी आपको मिल जाती है, ठीक है। वेटलैंड भूमि सबसे अधिक कहाँ है? वो यहाँ पे, ठीक है। बाकी लखीमपुर में यहाँ पे दूसरा सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया वाला जिला कौन सा है? दूसरा फॉरेस्ट एरिया वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए और होगा कि किस व्यक्ति को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, किस व्यक्ति को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए, प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नम पर्णपाती वन, कटीली सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, या शुष्क पर्णपाती वन, या शुष्क पर्णपाती वन। तो देखो, अगर सवाल आपके सामने होगा कहाँ पे? पूर्व, मध्य, ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र में, तो यानी कि जो यूपी का एरिया आपने देखा कि अगर हमने बात की कि भाई ये यूपी का कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व मध्य, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर ये हिस्सा यानी कि पूर्व में है लेकिन मध्य में है, इस वाले क्षेत्र में। और आपके पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पे? यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वन के प्रकार पाया जाएगा वो कैसा होगा? शुष्क पर्णपाती वन। कैसा होगा? शुष्क पर्णपाती वन होगा। और आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि शुष्क पर्णपाती वन वहीं विकसित होते हैं जहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर हो? जहाँ पे वर्षा आपकी 75 से कितनी? तो 100 सेंटीमीटर वार्षिक हो। क्या हो? 75 से 100 सेंटीमीटर क्या हो? वार्षिक हो, ठीक है। और 100 से 150 के बीच में होगा तो वहाँ पे फिर नम वाला आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फिर नम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। और सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में, ठीक है, एमपी में, ठीक है। और एमपी में ही ध्यान रखना, एमपी में ही क्या होता है? सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो सागवान वृक्ष पाए जाते हैं। तो क्या आपने बताया कि किस व्यक्ति को हम लोग बैडमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम लोग किसे कहते हैं? तो वो व्यक्ति हैं कौन? सलीम अली, ठीक है, सलीम अली। तो देखो, तो जो सलीम अली हैं, सलीम अली ये कौन है? तो एक क्या है? पक्षी वैज्ञानिक हैं। ये क्या है? पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये तो जो सलीम अली हैं इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो सलीम अली, इन्हीं के नाम पे देखा जाएगा तो इन्हीं के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? जम्मू
कश्मीर में है। कहाँ पे भाई? जम्मू कश्मीर में है। और अगर ये सवाल ये पूछा जाता है कि सलीम अली पश्चिमी बिहार कहाँ पे, तो वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, सलीम अली पश्चिमी बिहार पूछेगा तो गोवा, और राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो अगर सलीम अली अगर ये पूछता है आपसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर जो ये पश्चिमी बिहार पूछता है, पश्चिमी बिहार कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? गोवा में। ठीक है भाई, कहाँ पे हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा में हो जाएगा। बाकी आपने पढ़ा था कि केवलादेव पश्चिमी बिहार या घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और वहाँ पे प्रवासी पक्षी मतलब कि जो साइबेरियन सारस होते हैं वो आपके केवलादेव पश्चिमी बिहार में आते हैं सर्दियों के समय में, और वो पूरा बहुत ही फेमस है। ठीक है, पक्षियों के लिए बड़ी फेमस है। और जो सलीम अली जो हैं, ये पक्षी वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने अपना पूरा जो रिसर्च कार्य है, जो इनकी कर्मभूमि रही है, ठीक है, वो कहाँ रहा है? वो आपका केवलादेव पश्चिमी बिहार में ही रहा है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 25, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन होगा, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कानपुर में, लखनऊ में, औरैया में, महोबा में। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर क्या है? इसके लिए सही आंसर है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। तो नवाब वाजिद अली शाह ये कौन है? अवध के अंतिम नवाब हैं। ये कौन है? तो ये हैं कौन? तो अवध के अंतिम नवाब। ये कौन है? अवध के अंतिम नवाब हैं। ठीक है, बाकी कानपुर में भी क्या है? प्राणी उद्यान है, कानपुर प्राणी उद्यान, या फिर इसे कहते हैं एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान ये कहते हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा देखेंगे तो एक और भी बड़ी फेमस है प्राणी उद्यान हमारे यूपी में, वो है अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, नाम क्या है? नाम होगा अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर में। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन भी किया था। इसका उद्घाटन किया था अशफाक उल्लाह खां। तो अब देखो, जो अशफाक उल्लाह खां हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, तो ये जो HRA संगठन था उसके क्या थे? एक क्रांतिकारी ये क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, तो इनको जो फांसी दी गई थी वो फैजाबाद जेल में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? फैजाबाद जेल में दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, लेकिन इनके नाम से या इनके सम्मान में एक हमारे जूलॉजिकल मतलब कह सकते हैं जू, यानी कि चिड़ियाघर इसे बोलते हैं, चिड़ियाघर हमने कहाँ स्थापित किया है? गोरखपुर में किया है। कहाँ पे किया है? गोरखपुर में किया है। ठीक है, तो जबकि गोरखपुर जेल में फांसी किसे मिली थी? गोरखपुर जेल में फांसी बिस्मिल्लाह खां को मिली थी। किसे मिली थी? बिस्मिल्लाह खां को मिली थी, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल को मिला था। ठीक है, जवान से निकल जाता, राम प्रसाद बिस्मिल को मिला था। कहाँ? गोरखपुर जेल में फांसी मिला था। ठीक है, तो हमारे यूपी में 3 फेमस क्या है? प्राणी उद्यान है। कौन सा? नवाब वाजिद अली लखनऊ में, एलन फॉरेस्ट कानपुर में, और अशफाक उल्लाह खां गोरखपुर में, जो अभी एक हाल ही फिलहाल में 2022 के आसपास में इसका इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इतना ही रहेगा आज की क्लास में। तो आप नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार पिछली क्लासों को कंटिन्यू और उसे एक श्रृंखला में आप कंटिन्यू देखें और फिर यहाँ तक आप पहुँचे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा।